लिखा था, यानी मैंने लिखा था कि उनके टीचर्स तो वो अपने टीचर्स के फेवरेट तो बन ही गए थे। वो अपने फेलो स्टूडेंट्स के भी, अपने सीनियर्स एंड अपने जूनियर्स के भी फेवरेट थे, और सभी उनसे प्यार करते थे, सभी उनको चाहते थे। किसी से उनका कोई किसी भी तरह का दुश्मनी, किसी भी तरह का जेलसी किसी बैचमेट से या फिर किसी से सीनियर जूनियर से नहीं था। ठीक है, जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे, बर्थ का ईयर 1755 एंड डेट 10 अप्रैल। ओके, 10 अप्रैल को बर्थ, एंड डेथ का जो डेट है वो लास्ट में आपको पता चलेगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि स्टेट सैक्सनी जर्मनी कंट्री एंड मिशन वाज अ टाउन। ओके, ये था एक डेमोन्स्ट्रेटिव पिक्चर उनके घर का, जो घर उनके गांव से, उस टाउन से आउटर पार्ट पे था। उनका घर उनके टाउन के आउटर पार्ट पे था, और वहाँ का जो राजा था उस समय का, उनके घर से नजदीक था। ठीक है, और अपने पड़ोसियों में सबसे ऊंचा घर उनका था। वो जो शहर था मिशन, उस समय का बहुत ही फेमस था फॉर पोर्सिलेन पेंटिंग। ठीक है, उनका जो शहर था पोर्सिलेन पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस था, इसलिए वहाँ का जो पोर्सिलेन फैक्ट्री था वहाँ पे उनके पिताजी पेंटर थे, पोर्सिलेन पेंटर, पोर्सिलेन डिजाइनर थे, बहुत ही फेमस। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था, उनके फादर का नाम गॉटफ्राइड हैनीमैन, 1720 टू 1787। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है क्लॉथ फैक्ट्रीज एंड चाइना ग्लास का फैक्ट्रीज और पोर्सिलेन। ओके, द मदर नेम वाज जोहाना क्रिस्टियाना स्पीस, 1790 में उनका डेथ हुआ। हैनमैन वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, हैनमैन वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स। ये उनके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ एक सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है उनके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ हाथी के दांत पर बनाया हुआ डिजाइन है ये, आइवरी, डिजाइन ऑन आइवरी, मतलब हाथी का दांत, हाथी के दांत के ऊपर ये डिजाइनिंग किया गया है उनके पिताजी के द्वारा। ओरिजिनल पिक्चर ये। नेक्स्ट, जो चाइना ग्लास मतलब जो पोर्सिलेन का कलर एंड पोर्सिलेन का गोल्ड पेंटिंग, मतलब पोर्सिलेन से रिलेटेड जो भी वर्क था उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था, और वहाँ के जो वर्कर थे उन लोगों को कसम खिलाया जाता था कि यहाँ का जो आर्ट है, जो सीक्रेसी है, यहाँ का आर्ट जो है उनको सीक्रेट रखना है। ठीक है, और जो बहुत ही वेल ट्राइड इंटीग्रिटी वाले पीपल थे, बहुत ही ईमानदार पीपल थे, उन्हीं को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता था, रोजगार वहाँ पे मिलता था पोर्सिलेन फैक्ट्री में। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही फेमस था पोर्सिलेन के लिए, वो टाउन। हैनीमैन का एजुकेशन देखिए, अर्लीस्ट स्कूल, टाउन स्कूल एंड प्रिंस स्कूल में वो 16 साल की एज में वो एडमिट हुए, और उनका जो वहाँ के जो रेक्टर थे मैजिस्टर मुलर, ठीक है, उनके वो फेवरेट बहुत ही जल्द बन गए। हैनीमैन बहुत जल्द ही उनके फेवरेट बन गए। ठीक है, और उन्होंने उन्होंने मतलब कौन, द रेक्टर ऑफ दैट स्कूल मैजिस्टर मुलर, ठीक है, ये नाम को आप याद रखना है। इनसे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए थे अपने लाइफ में। उस समय वो उनको अपने बच्चे के जैसा मानते थे, और उनको बहुत सारा लैंग्वेजेस सिखाए थे। और एक्चुअली एक ये समझ लीजिए कि हैनीमैन का जो डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी है, उसमें बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज जानने का। मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में जो बुक को ट्रांसलेट करते थे, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ट्रांसलेट नहीं करते तो क्या होम्योपैथी का बर्थ होता? नहीं होता। अगर उनको ट्रांसलेशन नहीं आता, डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं आता उनको, तो होम्योपैथी का बर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता आप लोगों को पता है? हम खुद अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को तो जरूर पता होगा, क्योंकि ट्रांसलेट करते करते ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एंशियंट लैंग्वेजेस वर टॉट बाय मैजिस्टर मुलर टू हैनीमैन। ओके, हैनीमैन के जो पिताजी थे,
अच्छा ठीक है, 12 ईयर के थे तब स्कूल गए थे, ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है 16 साल की एज में वो प्रिंस स्कूल गए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, और हैनीमैन के जो पिताजी थे, हैनीमैन के जो पिताजी थे, वो चाहते थे कि हैनीमैन पोर्सिलेन फैक्ट्री में ही आके कोई बिजनेस करे और अच्छा पैसा कमाए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब घर से थे। और हैनीमैन के पिताजी उनको, हैनीमैन को कितनी बार स्कूल से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए स्कूल छुड़वा देते थे, ठीक है, स्कूल से हटा देते थे। लेकिन स्कूल के जो टीचर, जो मैजिस्टर मूलर थे, उन्होंने हैनीमैन को बहुत हेल्प किया, अपने पैसे से पढ़ाया लिखाया, ठीक है। उसके बाद 1775 में, ईस्टर के दिन, उनका जो डिजर्टेशन था, सॉरी डिजर्टेशन नहीं, उनका जो फर्स्ट राइटिंग था, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, ये लिखते हुए स्कूल को छोड़ते समय उन्होंने ये लिखा था, ठीक है, स्कूल को छोड़ते समय 1775 में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फर्स्ट राइटिंग ऑफ हैनीमैन इज द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड इन 1775। जब वो स्कूल से जा रहे थे, स्कूल जब लीव कर रहे थे, तब उन्होंने 1775 में ये राइटिंग लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल लाइफ उनका कैसा था? मास्टर मूलर के वो बहुत ही फेवरेट थे, है ना। और स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ उनके रिस्पेक्ट में नहीं लिखा गया, ये खुद हैनीमैन का स्टेटमेंट है, देयर वाज नथिंग नोट वर्दी रिस्पेक्टिंग मी एट स्कूल। मतलब स्कूल में उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ जानने के लिए आपके स्कूल लाइफ में नहीं था। वो बिसाइड्स लिविंग ए ग्रेट डील फॉर द वर्ल्ड एंड बी, मतलब उनके जो ये टीचर थे उन्हीं के बारे में ये बता रहे हैं कि मास्टर मूलर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अपने बिजी लाइफ से भी टाइम निकालकर बहुत हेल्प किया, अपने बच्चे के जैसा संभाला, पैसा खर्च करके उन्होंने उनको पढ़ाया, ठीक है। और उनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके लाइफ पे, और उन्होंने ही डिफरेंट लैंग्वेज उनको सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है हैनीमैन का ही ट्रांसलेट किया हुआ हेब्रू लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट, ओके। लिप्सिक यूनिवर्सिटी में 1775 में वो गए, कितना मनी लेकर? 20 थेलर्स लेकर, 20 थेलर्स मतलब 20 सिल्वर कॉइन। वो इंग्लिश बुक को ट्रांसलेट करते थे, और इंग्लिश बुक में ट्रांसलेट करते थे और पैसा कमाते थे वो वहाँ पे लिपसिक में, ठीक है। और वहाँ पे वो 2 साल तक ही रहे। वो जहाँ भी जाते थे 1 साल, 6 महीना, 2 साल ही रुकते थे, ज़्यादा देर वहाँ कहीं भी वो नहीं रुके। अपने प्रोग्रेस के लिए वो शहर को, देश को छोड़ते रहते थे। इन लिपसिक देयर वाज नो प्लेस फॉर प्रैक्टिकल मेडिकल साइंस, देखिए उनको वहाँ पे कोई भी मेडिकल साइंस नहीं दिखा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं दिखा लिपसिक में, तो वो वहाँ से छोड़ के चले गए वियना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वियना में वो 1777 में आए, और डिफरेंट हॉस्पिटल में वो ज्वाइन किए, वहाँ पे वो पढ़ाई किए, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलिटी बताया गया है कि वो डॉक्टर क्वारिन के प्राइवेट पेशेंट को वो खुद देखते थे, हैनीमैन, ठीक है। डॉक्टर क्वारिन से वहाँ पे मिले। वियना में 9 महीने रहने के बाद वो हर्मांस्टे में हर्मांस्टेट में हर्मांस्टेट में वहाँ के गवर्नर के फैमिली फिजिशियन बने, ठीक है। और उनके लाइब्रेरी का भी देखभाल हैनीमैन ही करते थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ के वो फेवरेट बंदे थे, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सिंसियर थे, पंक्चुअल थे। उनकी लाइफ हिस्ट्री में आपको डिटेल्स में पढ़ाई करने के लिए मिलेगा। एलेंगन यूनिवर्सिटी में 1779 में उन्होंने एमडी किया। उनका जो एमडी का थेसिस था, टॉपिक था अ कंसिडरेशन ऑफ एटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शन, ओके। ये टर्म आपको याद रखना है, ये यूनिवर्सिटी याद रखना है, ये ईयर याद रखना है, एमडी कब किए, कहाँ से किए, और क्या थीसिस था उनका, थीसिस का टॉपिक क्या था। हैनीमैन एज ए फिजिशियन, वो मैन्सफील्ड कंट्री में भी एज ए फिजिशियन वहाँ पे वर्क किए। हेयर इट वॉज इम्पॉसिबल, और वहाँ पे उनको, यहाँ पे ये बता रहे हैं
कि वहाँ पे अर्निंग बहुत कम होता था उनका। लिखा है इट वॉज इम्पॉसिबल टू डेवलप आइदर इनवर्डली और आउटवर्डली। वहाँ पे उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। देखिए फिर से यहाँ पे उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, तो वहाँ से कहाँ चले गए ये, डेसाऊ। ठीक है, वहाँ से फिर डेसाऊ चले गए 1781 के स्प्रिंग में। कितना दिन रहे वहाँ पे, 9 मंथ। ओके, यार आई फाउंड अ बेटर एंड मोर कल्चरल सोसाइटी। और डेसाऊ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा सोसाइटी उनको मिला। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर 1971 आई रिसीव्ड एन इनसिग्निफिकेंट कॉलेज फिजिशियन टू गोमर्न नियर मैगबर्ग। ठीक है, 1791 में, 1791 के नज़दीक उनको एक कॉल मिला एज ए फिजिशियन गवर्नमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट में वो बहुत ही एज ए फिजिशियन बहुत ही अच्छा वर्क किए थे। ये आपको ये हाईलाइट रखना है। गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट में वो एज ए फिजिशियन बहुत फेमस थे, एज ए फिजिशियन। डेसाऊ में उन्होंने क्या क्या हासिल किया, देखिए डेसाऊ में वो वहाँ पे वो केमिस्ट्री सीखे। ठीक है, प्रैक्टिकल फार्मेसी सीखे वो हैनीमैन ने केमिस्ट्री सीखना शुरू किया डेसाऊ में उन्होंने। ठीक है, और वहीं पे उनको अपनी फ्यूचर वाइफ से वो मिले। ठीक है, जो थे हैसलर्स स्टेप डॉटर। हैसलर के स्टेप डॉटर जो उनकी फ्यूचर वाइफ बनी, मतलब वो वाइफ वही आगे चल के वाइफ बनी। उनको वहां पे पता नहीं था कि ये वाइफ बनेगी, तो यहाँ पे इसलिए ऐसे लिखा हुआ है कि डेसाऊ में ही वो अपने फ्यूचर वाइफ से मिले। ठीक है, गवर्नमेंट, इट वॉज ए स्मॉल विलेज वेयर ही वॉज फर्स्ट फिजिशियन। देखिए गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बात किए थे हम लोग, देखिए गवर्नमेंट ये है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नाम याद रखना आपको। गवर्नमेंट में वो एज ए फिजिशियन बहुत फेमस थे, क्योंकि वहाँ पे फिजिशियन बहुत कम थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट वॉज ए स्मॉल विलेज वेयर ही वॉज फर्स्ट फिजिशियन। 1782 में 27 साल के एज में 17 नवंबर को फर्स्ट वाइफ, उनका शादी हुआ फर्स्ट वाइफ से, जोहाना हेनरेटा लिपोल्डिन कुचलर, 9 इयर्स उनसे छोटी थी। ठीक है, ये उनका इमेज है। 17 नवंबर को उनकी शादी हुई गवर्नमेंट में। ठीक है, इन 1784 उनसे उनका सबसे बड़ा जो बच्चा था, जो जो फर्स्ट बच्चा था उनका, फर्स्ट बच्चा 1784 में फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हुआ उनका, हेनरिटा उनका नाम था, हेनरिटा। इन 1786 सेकंड चाइल्ड सन फ्रेडरिक का जन्म हुआ। इस तरह से उनका 11 चिल्ड्रन, दे हैड 11 चिल्ड्रन ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ 1783 to 1806। ओके, टोटल 11 चिल्ड्रन, 2 सन्स एंड 9 डॉटर्स। ठीक है, सेकंड वाइफ से उन, देखिए फर्स्ट वाइफ से 11 चिल्ड्रन थे हैनीमैन के। सेकंड वाइफ से कितने चिल्ड्रन थे आप लोगों को पता है, बताइए सेकंड वाइफ से कितने बच्चे थे उनके, बताइए वर्षा। सेकंड वाइफ से कितने बच्चे थे आप लोग बताइए। नो चिल्ड्रन, जीरो। चलिए वेरी गुड, सेकंड वाइफ से कोई बच्चा नहीं, जो भी थे 11 फर्स्ट वाइफ से। ठीक है, फैमिली लाइफ उनका कैसा था हैनीमैन का, वो बहुत ही खुशहाल रहते थे। देखिए लिखा है, जो इम्पोर्टेंट वहां से एक्सट्रैक्ट निकाला गया वो सब लिखा हुआ है। ही ऑफन जोक विद हिज चिल्ड्रन, है ना, सैंग क्रेडल सॉन्ग्स, अपने बच्चों को गाना सुनाते थे, जोक सुनाते थे, कंपोज लिटिल पोएट्री फॉर देम, कविता भी लिखते थे। ठीक है, एंड यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू इंस्ट्रक्ट देम, मतलब बहुत ही अच्छे से उनका बहुत ही खुशहाल परिवार था उनका, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ। हैनमैन वॉज ए ग्रेट म्यूजिक लवर, बहुत ही महान म्यूजिक लवर थे, विद अ प्लीजेंट सिंगिंग वॉइस, उनका आवाज भी बहुत अच्छा था, गाते भी थे, है ना, यहाँ पे लिखा है ना, उन्होंने वो अपने बच्चे के लिए भी सॉन्ग लिखते भी थे और गाते भी थे। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन आ रहा है, याद बताइए आप लोग, म्यूजिक कॉजेस स्वीपिंग एलन स्किनोट का कौन सा मेडिसिन में है, बताइए।
म्यूजिक कॉजेस वीपिंग, म्यूजिक से थूजा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, थूजा आप लोग देखिएगा इसको, म्यूजिक कॉजेस वीपिंग ये आपको मिलेगा सबाइना में, थूजा में खोजिएगा नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए यहाँ पहले स्क्रीन उठाते हैं, ठीक है, देखिए, समझ गया फैमिली लाइफ उनका कैसा था, बहुत ही खुशहाल था। फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क रिटन बाय हैनीमैन, 1784 में he published an original book on the treatment of scrofulous sore, फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उनके पर्सनल लाइफ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कि उनके बच्चे कितने थे, उनकी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन था, ये सब तो ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका जो एमडी का थीसिस था वो इम्पोर्टेंट है, एंड द फर्स्ट राइटिंग ऑफ हैनीमैन वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड द फर्स्ट मेडिकल वर्क यहाँ पे स्क्रोफुलस सोर, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर, 1784। इन 1785 ही पब्लिश्ड अ वैल्यूएबल ट्रांसलेशन ऑफ केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक का एक ट्रांसलेशन भी वो की, आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग लिक्वर, लिकर, ठीक है, आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग लिकर, वो ट्रांसलेट किए थे, दो दो वॉल्यूम में, ओके। एट दैट टाइम प्रैक्टिसिंग हाइजीनिक हैबिटेट्स वर गिवन लिटिल इंपॉर्टेंस, ठीक है। हाइजीनिक हैबिटेट्स उस समय, उस टाइम में ज़्यादा उनका वैल्यू नहीं था, हाइजीन को ज़्यादा वो कोई वहाँ पे फॉलो नहीं करते थे, हाइजीन नहीं अपनाते थे, लेकिन हैनीमैन ने रिकमेंड किया सबको एक्सरसाइज के लिए, ओपन एयर के लिए, और क्लाइमेट चेंज का बेनिफिट, सी शोर का बेनिफिट क्या होता है वो समझाए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोल्ड वाटर एज ए रेमेडियल एजेंट, कोल्ड वाटर भी एक रेमेडी बन सकता है, बताया गया हैनीमैन के द्वारा वहां पे। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन विद द मोड ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अभी तक वो क्या थे, एक एलोपैथिक फिजिशियन थे अभी तक, लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आता गया कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ के किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए प्रैक्टिस में, धीरे धीरे वो डिससेटिस्फाई होते गए, वो सेटिस्फाइड नहीं थे द मोड ऑफ ट्रीटमेंट। दे स्टेड एट गोमर्न, है ना, गोमर्न फॉर 2 years, 2 साल तक वहां पे रहे, एंड 9 month, 2 years and 9 month। He was a sincere man and was greatly dissatisfied with indefinite medical knowledge and cruel methods of treatment of those days, ठीक है। जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट था वो तो क्रूअल होता ही है, तो उस क्रूअल मेथड से वो डिससेटिस्फाइड थे हैनीमैन। एज ए फिजिशियन वो कहाँ पे फेमस थे, गवर्नमेंट में, है ना, गवर्नमेंट में, और वहीं पे उनके फर्स्ट वाइफ से वो मिले भी। ही ऑलमोस्ट स्टॉप हिज मेडिकल प्रैक्टिस, वो इस तरह से डिससेटिस्फाइड हो गए थे कि वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस को बंद भी कर दिए थे, ऑलमोस्ट रोक दिए थे। ही कंटिन्यू ट्रांसलेटिंग बुक्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, मतलब वहाँ के क्रूअलनेस से, उस मोड ऑफ ट्रीटमेंट की क्रूअलनेस से वो एकदम डिससेटिस्फाइड हुए, और वो प्रैक्टिस भी छोड़ दिए। उसके बाद क्या किए, वो फिर से वो ट्रांसलेटिंग स्टार्ट कर दिए, टू अर्न मनी, टू सपोर्ट फैमिली, ट्रांसलेशन फिर से स्टार्ट कर दी। इन 1789, in order to fulfill his needs of growing family, he moved to Leipzig due to poverty and released his first volume of Friend of Health। देखिए, फ्रेंड ऑफ हेल्थ का फर्स्ट वॉल्यूम उन्होंने कहाँ पे लिखा, लिप्सिक में, लिप्जिग में, ठीक है। ये 1789, ये जो ईयर है, ये लाइफ एंड लेटर ऑफ हैनीमैन से निकाला गया है, लेकिन अब जब आप गाइड बुक में देखिएगा तो 17 क्या ईयर आएगा बताइए। ये बताया गया कि 1789 में वो वहां पे गए, अपने लिप्सिक वापस गए, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण। बताइए ईयर, फ्रेंड ऑफ हेल्थ का फर्स्ट वॉल्यूम 1792, वेरी गुड, ठीक है, यही सही आंसर है। 1792 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ पब्लिश हुआ था, एंड 1789 में वो वहां पे गए, 1792 में
फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब जिस तरह से वो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से डिससेटिस्फाइड थे, तो वहां पे हुफलैंड हुफलैंड जो थे बहुत ही फेमस फिजिशियन थे। हुफलैंड एलोपैथिक फिजिशियन। हैनीमैन एक्सप्रेस एगोनी, एगोनी का मतलब डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बेचैनी, ठीक है। एक्सप्रेस एगोनी अबाउट रॉन्ग मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एट दैट टाइम टू हिज फ्रेंड हुफलैंड। हुफलैंड भी उनके दोस्त थे, क्योंकि वो भी एलोपैथिक फिजिशियन थे और वो भी एलोपैथिक फिजिशियन थे, ठीक है। ही रोट हिम टू अ लेटर which was published in lesser writing under the title of Letter to a Physician of High Standing on the Great Necessity of a Regeneration in Medicine. Hahnemann called Hofland as a Nestor of Medicine. नेस्टर ऑफ मेडिसिन, हैनीमैन ने हुफलैंड को नेस्टर ऑफ मेडिसिन बताया। नेस्टर ऑफ मेडिसिन का मतलब है बहुत ही बड़ा जानकार, ठीक है। और लेटर टू फिजिशियन क्या लिखे, जो लेटर लिखे थे हुफलैंड को, वो उनके लेसर राइटिंग में पब्लिश हुआ। टाइटल क्या था, लेटर टू फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मेडिसिन। मतलब वो अपने लेटर में ये लिखे कि एक नया मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का जरूरत है, ठीक है। हुफलैंड को, ये हुफलैंड का इमेज है। बताइए हुफलैंड का डिस्कशन हैनीमैन ने ऑर्गेनन के किस एफोरिज्म में किया है? बताइए, अनुश्री, भानु, आप लोग बताइए कौन से एफोरिज्म में हुफलैंड का डिस्कशन किया? हाँ, वेरी गुड। देखिए 8 के फुटनोट में। चलिए, अच्छा है। 8 के फुटनोट में हुफलैंड के बारे में बताया, डिस्कस किया। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैनीमैन कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते थे। अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वहां पे नहीं रुकते थे, वो कहीं और चले जाते थे प्रोग्रेस के लिए। फॉर नेक्स्ट 20 years अ स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी अर्ज्ड हिम टू मूव हिज ग्रोइंग फैमिली फ्रॉम टाउन टू टाउन, ठीक है। 20 साल तक वो इस शहर से उस शहर वो घूमते रहते थे। दे नेवर स्टेड इन वन प्लेस फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर। एक साल या फिर 1.5 साल या फिर 6 महीना से ज्यादा वो नहीं रुकते थे। फ्रॉम 1792 टू 1804 फॉर अबाउट 12 years ही लिव्ड इन 14 डिफरेंट टाउन्स। देखिए बताया जा रहा है कि इस ड्यूरेशन में 1792 से 1804, 1792 टू 1804 पर फोर तक, वो 12 साल तक 14 अलग अलग टाउन में वो घूम लिए थे, ठीक है। Between 1776 7 to 1806, he translated 24 large textbook and several articles into German, है ना। ट्रांसलेशन उनका पैशन भी था, बहुत ट्रांसलेट भी किए। हैनीमैन यूज्ड टू सिट एट हिज डेस्क राइटिंग अंटिल हिज फिंगर्स वर सोर। मतलब वो तब तक भी लिखते रहते थे जब तक उनके फिंगर्स में पेन भी होता था, फिर भी वो लिखते थे। सोरनेस भी होता था, फिर भी वो लिखते रहते थे। इवन दो दीज वॉन्डरिंग ईयर्स वर रेस्टलेस एंड लोनली टू हिम एज अ मेडिकल पर्सन, तो दे वर ऑब्वियसली a crucial period of his life। देखिए पहली बार हैनीमैन 12 साल के उम्र में स्कूल गए थे, ये सही है, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे। इवन दो दीज वॉन्डरिंग ईयर्स वर रेस्टलेस एंड लोनली टू हिम एज ए मेडिकल पर्सन टू, दे वर ऑब्वियसली क्रूशियल पीरियड ऑफ हिज लाइफ। मतलब जितना साल वो इधर से उधर घूमते रहते थे, वो उनके लिए एक क्रूशियल पीरियड था उनके लाइफ के लिए। ट्रांसलेशन वर्क helped him to observe and analyze thoroughly in his own search for medical understanding। ट्रांसलेशन वो उनको ट्रांसलेशन से मनी तो मिलता ही था, मनी तो वो बहुत बना है ट्रांसलेशन से। मतलब जब जब पॉवर्टी था, जब जब उनको जरूरत पड़ा, ट्रांसलेशन से वो मनी बनाए। बट ट्रांसलेशन से उनको मेन जो फायदा हम पहुंचा वो क्या था, टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज thoroughly in his own search for medical understanding। मेडिकल अंडरस्टैंडिंग को ही वो समझते थे। अब है डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, यहां से देखिए। इट वॉज द टाइम इन 1790 Hahnemann was busy in the translating Dr. William Cullen's Materia Medica, the title A Treatise on Materia Medica from English to German। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा तो
बहुत ही कम स्टूडेंट सही कर पाएंगे कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंग्लिश टू जर्मन। ठीक है। टाइटल क्या था? ट्रीटाइज ऑन बैक्टीरिया मेडिका। बताइए, बर्थ ऑफ होम्योपैथी क्या है? कौन सा ईयर है? द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी। क्या आंसर आप लोग बताइएगा? 1790 बहुत लोग बता रहे हैं, 1796 भी बहुत लोग बता रहे हैं। करेक्ट। 1790 नहीं है, 1796 है। ठीक है। द करेक्ट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी इज 1796, नॉट 1790। 1790 आंसर होगा ट्रांसलेशन ऑफ विलियम्स कूलेंस मेटेरिया मेडिका। ठीक है। इन दिस बुक, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हेल, हाँ लिखा हुआ देखिए, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हेल 1796 है बर्थ ऑफ होम्योपैथी। इन दिस बुक देखिए, उस ट्रांसलेशन में हैनीमैन को क्या मिला? इन दिस बुक देयर वर 20 पेजेस allotted फॉर क्रिएटिव इफेक्ट ऑफ द पेरिवियन वार्क। 20 पेज में तो सिर्फ यही लिखा हुआ था कि सिनकोना बार्क का इफेक्ट क्या होता है इंटरमीडिएट फीवर में। ठीक है। इंटरमीडिएट फीवर में सिनकोना बार्क का इफेक्ट क्या होता है, 20 पेज में यही लिखा हुआ था। इट वॉज एक्सप्लेन दैट द क्रिएटिव पावर ऑफ द इट वॉज ड्यू टू इट्स बिटरनेस इन अ स्मॉल फुटनोट टू दिस चैप्टर। मतलब ये बताया गया था उस चैप्टर में, उस चैप्टर के फुटनोट में, कि ये जो सिनकोना बार्क का जो इफेक्ट है उसके बिटरनेस के कारण है। मतलब वो बिटर है इसलिए उसका ऐसा इफेक्ट है इंटरमीडिएट फीवर के ऊपर। हैनमैन वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन सो ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट। वो वहां पे उस स्टेटमेंट से हैनमैन सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या किए वो, सेम एक्सपेरिमेंट अपने आप के ऊपर करना शुरू कर दिए। वो क्या किए, 4 ड्राम्स ऑफ सिंकोना बार्क extract twice daily for several days and he observed malaria like symptoms including fever and spine। मतलब सिंकोना बार्क का 4 ड्राम वो इनटेक किए सेवरल डेज तक, सुबह शाम। ठीक है। ये भी एमसीक्यू है कि कब कब लेते थे वो, ट्वाइस अ डे लेते थे या वंस अ डे लेते थे, 4 ड्राम लिया उन्होंने या 2 ड्राम्स लिया। याद रखना है, 4 ड्राम्स ट्वाइस डेली। ठीक है। फॉर सेवरल डेज, कब कितने दिनों तक? सेवरल डेज तक। सुबह शाम लेते थे 4 ड्राम। एंड ही ऑब्जर्व मलेरिया लाइक सिम्टम, उनको मलेरिया लाइक सिम्टम मिला, इंक्लूडिंग फीवर एंड स्पाइन। फीवर भी होता था, पेन भी होता था। ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट, तो एक आदमी से तो कंफर्म नहीं हो पाएगा। ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन हिमसेल्फ टू कंफर्म बिफोर कमिंग टू फाइनल कंक्लूजन। वो कंक्लूजन पे आने से पहले अपने आप के ऊपर बहुत बार वो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किए। और अपने आप के ऊपर तो किए ही, साथ में वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी किए, अपने वॉलंटियर्स के ऊपर भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किए। एज ही एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ देम हैड द सेम सिम्टम लाइक मलेरिया फीवर। तो क्या मिला? सबके साथ वही मलेरिया फीवर जैसा सिम्टम मिला, मलेरिया फीवर के जैसा सिम्टम मिला। which led him to an old therapeutic saying similia similibus curant। तो यहाँ से एक उनका देखिए स्लोगन, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच मीन्स लाइक क्योर्स लाइक। ओके। तो यहाँ से वो समझ गए कि ऐसा सिम्टम है इसलिए वैसे सिम्टम वाले डिजीज को क्योर किया जाता है ना। मतलब जैसा सिम्टम जो प्रोड्यूस करेगा वो वैसे ही सिम्टम वाले डिजीज को क्योर भी करेगा। मतलब लाइक क्योर्स लाइक। डेज आफ्टर डेज ही कंटिन्यूड प्रूविंग ऑफ अदर मेडिसिन ऑन हिमसेल्फ एंड अदर्स। उसके बाद वो कंटिन्यू करते रहे प्रूविंग ऑफ अदर मेडिसिन, दूसरे मेडिसिन को प्रूविंग करते रहे अपने आप के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी। टोटल नंबर ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन बाय हैनीमैन, हाउ मच, हाउ मेनी? बताइए आप लोग, जो नया ज्वाइन किया विवेक यादव, आप लोग बताइए। नंबर ऑफ मेडिसिन
proved by Hahnemann total 99, वेरी गुड, ठीक है। He collected histories of poisoning cases to prove physiological principle of remedies, ठीक है। He collected histories of poisoning cases, क्या किए, हिस्ट्रीज ऑफ पॉइजनिंग केसेस टू प्रूव फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ रेमेडी, मतलब पॉइजनिंग केसेस के हिस्ट्री को भी वो कलेक्ट किए, मतलब जहां जहां पॉइजन का इफेक्ट था उससे वो फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल रेमेडी उससे बनाते थे। मतलब रेमेडी का भी एक्शन वही होगा ना, मतलब जो भी पॉइजन होगा, पॉइजन का जो इफेक्ट होगा वो रेमेडी भी तो बन जाएगा, समझ गए। पॉइजन का जो इफेक्ट होगा, पॉइजन का जो सिम्टम का टेंडेंसी होगा सिम्टम लाने का, वो वैसे ही डिजीज को क्योर भी करेगा। ओके। यूज टू सेंड हिज चिल्ड्रेन इनटू द फील्ड टू कलेक्ट हेनबेन, सुमैक एंड बेलाडोना, अपने चिल्ड्रेन को वो भेजते थे फील्ड में हेनबेन लाने के लिए। मतलब ये डिफरेंट पॉइजन लाइक प्लांट था। अब उससे वो क्या करते थे, उनको प्रूव करके देखते थे। एवरीवन इन हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स ज्वाइंड हिम फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट। अब सब क्या करता था, उनको ज्वाइन भी किया, कोई उनके अगेंस्ट में नहीं था अब तक। यंगेस्ट से लेके ओल्डेस्ट पर्सन तक सब उनको सपोर्ट किए। दे गैदर्ड मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ऑब्जर्व इफेक्ट, जो भी ऑब्जर्व किए उससे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। इन 1796 वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो भी ऑब्जर्व किए उसके अकॉर्डिंग वो इन 1796 एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल लिखे भी। एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल एक आर्टिकल है एक, ठीक है, एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल which started from the work with Syncona extended to general principle applicable on all drugs became the foundation for the complete symptom of system of medicine based on law of similars, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ सिमिलर्स एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट मेडिसिन का डिफरेंट इफेक्ट्स क्योर डिफरेंट डिजीज ऑफ सिमिलर सिम्टम्स। लॉ ऑफ सिमिलर का मतलब यही है। और इसी के ऊपर बेस्ड वो एससी ऑन न्यू प्रिंसिपल एक आर्टिकल वो पब्लिश किए। कब? 1796। इट ऑल्सो बिकेम लेटर अ प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। आप लोग को पता होगा प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन मतलब, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए एक बार पहले कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो 6 वॉल्यूम तक लिखा हुआ है, 6 एडिशन तक, सॉरी वॉल्यूम नहीं, 6 एडिशन तक लिखा हुआ है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो बुक है हैनीमैन का। वो कैसे लिखा गया, कैसे उनके दिमाग में आया, क्यों लिखे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन? क्योंकि जो ऑब्जर्व किया उन्होंने उसके ऊपर 2 आर्टिकल उन्होंने लिखा, 2 आर्टिकल। और यही दोनों आर्टिकल को कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन। प्रिकर्सर का मतलब जो जिसके ऊपर बेस्ड है, जो उनको इंड्यूस किया, जो उनको मोटिवेट किया, है ना। प्रिकर्सर का मतलब एक बेसिस मान सकते हैं, किसी के ऊपर बेस्ड है। एस्से ऑन न्यू प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इज एस्से ऑन न्यू प्रिंसिपल एंड द नेम ऑफ सेकंड प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन इज, आप लोग बताइए सेकंड प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन क्या है? प्रिकर्सर का मतलब है कि इसी के ऊपर बेस्ड वो बुक भी लिखे, मतलब इसी के कारण बुक भी लिखा गया। सेकंड जो प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन उसका नाम क्या है? चलिए और लोग बताइए, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप लोग बताइए। चलिए वही है सेकंड प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, यही है आंसर। ओके। द फर्स्ट प्रिकर्सर इज एस्से और न्यू प्रिंसिपल, सेकंड प्रिकर्सर है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। कब लिखा गया ये भी बताइए आप लोग, कब लिखा गया वो? फर्स्ट प्रिकर्सर को लिखा गया 1796 में। सेकंड प्रिकर्सर बताइए अनुश्री, सेकंड प्रिकर्सर कब लिखा गया? 1805। चलिए वेरी गुड, 1805।
बहुत अच्छा। विच स्टार्टेड फ्रॉम द वर्क विद सिंकोना एक्सटेंडेड, मतलब सिंकोना के बाद जो भी वर्क किए, जो भी ऑब्जर्वेशन किए, जो भी प्रूविंग किए, उसके ऊपर बेस्ड एक आर्टिकल उन्होंने लिखा, एशियन न्यू प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सिमिलर के ऊपर बेस्ड। ये एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलर्स, उसी के ऊपर बेस्ड ही रीस्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। ही रीस्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, वो फिर से वो मेडिसिन प्रैक्टिस करना फिर से स्टार्ट कर दिए। ठीक है। बट ही नेवर चार्ज फॉर मेडिसिन प्रोड्यूस बाय हिमसेल्फ, लेकिन जो मेडिसिन वो खुद से प्रूव किए थे, उसके लिए वो कभी भी चार्ज नहीं करते थे, पैसा नहीं लेते थे पेशेंट से। चलिए, लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है, आज भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत ही लंबा है, कल कंप्लीट हो जाएगा। उनके डेथ तक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का लिंक हम सेंड करते हैं, उसमें हम लोग मेटेरिया मेडिका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, लिंक शेयर करते हैं।